अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल स्पोर्स। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सेल वॉल, स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू सेल वॉल एंड स्ट्रक्चर्स इंटरनल टू सेल वॉल, ये 3 टॉपिक्स मैंने पहले वाली वीडियोस में कवर कर दिया। अब हम बैक्टीरियल स्पोर्स, स्पोरुलेशन एंड जर्मिनेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स होते क्या है। बैक्टीरियल स्पोर्स डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। डॉर्मेंट का क्या मतलब है कि करंटली वो इनएक्टिव है, पर जरूरत पड़ने पर वो एक्टिव हो जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे और एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म कर देंगे। तो एक बड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स आर द डॉर्मेंट नॉन डिवाइडिंग स्ट्रक्चर्स दैट सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस टू सर्वाइव हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। दे आर रेजिस्टेंट टू हीट, रेडिएशन, केमिकल्स एंड डेसिकेशन। स्पोर्स आर प्रोड्यूस नॉट टू रिप्रोड्यूस बट फॉर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। जब उनको पता होता है कि मेरे पास अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने वाली है उस केस में, या उसको पता है कि अब मेरे लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी स्पीशी को सर्वाइव करवाने के लिए वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। फर्दर वो स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, एक नया बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, ये सर्वाइवल का मेथड है। एग्जाम्पल ऐसी स्पीशीज बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियल स्पोर्स बनाते हैं या स्पोरुलेशन करती है, उसकी एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। फिर हम पढ़ते हैं स्पोरुलेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो डेफिनेशन क्या है? स्पोरुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, particularly bacteria, fungi and some plants form spores as a response to unfavorable environmental conditions. तो favorable condition में कभी भी बैक्टीरिया स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस करते, in response to अनफेवरेबल कंडीशंस ओनली। वो अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है? स्टारवेशन, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गया। बैक्टीरिया को पता है मेरी ग्रोथ डेवलपमेंट अब हो नहीं सकती, तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। दूसरा कब? जब उसको पता है कि अब मेरे जो इन्वायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, मेरी ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस केस में वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। बट नॉट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, उस केस में स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे दिस इज द साइकिल ऑफ स्पोरुलेशन। तो मेरे साथ साथ इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का स्पोर कोट है, ऊपर ग्रे वाला, ये उसकी सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ये सेंटर में कोर में जो पड़ा हुआ है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। अब स्पोरुलेशन स्टार्ट हुई, तो मेरी बात याद रखना, स्पोरुलेशन की स्टार्टिंग में क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो लंबा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि एक्सियल फिलामेंट बनेगी। ये बनेगी एक्सियल फिलामेंट। उसी के साथ जब एक्सियल फिलामेंट बनी, जो सेल वॉल थी वो अंदर को होनी स्टार्ट होगी। अंदर को होनी स्टार्ट हो गई, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म था ना, जो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया अनइक्वल प्रोपोर्शन में। प्रोटोप्लाज्म की एज से डिवीजन स्टार्ट हुई है। ये जो बन गया, दिस इज फोर स्पोर, एंड जो ये रिमेनिंग था ये मदर सेल ही रहा, ठीक है। उसी के साथ जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हो गया दोनों में, ये फोर स्पोर में चला गया, ये मदर सेल में। इतना समझ आ गया? तो ये सेल वॉल अब फोर स्पोर के पास अपनी है, मदर सेल के पास अपनी सेल वॉल है, बट स्पोर कोट या जो कैप्सूल है, सॉरी कैप्सूल, वो सेम है, दोनों के पास एक ही है। अब देखो, ये उसके बाद जब फोर स्पोर बन गया, तो मदर सेल क्या करेगी? वो फोर स्पोर को एनगल्फ करेगी, मतलब एनगल्फमेंट ऑफ फोर स्पोर अकर्स। ये हमारे पास अगला स्टेप हो गया। अब देखो, जो ये हमारे पास फोर स्पोर था, उसको एक तो अपनी सेल वॉल मिल गई थी, है ना। यहाँ पर जब डिवीजन हुई है तो ये उसके पास अपनी सेल वॉल थी, राइट। एक अब मदर सेल ने उसको इनगल्फ किया हुआ है, तो एक उसके पास अब दूसरी सेल वॉल आ गई। तो दो सेल वॉल्स ने घेरा हुआ है फोर स्पोर को। तो ये सेल वॉल्स क्या फॉर्म कर देंगी? एक लेयर दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स फॉर्मेशन हो गई। इतना समझ आ गया? कॉर्टेक्स के ऊपर एक और लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब उसके बाद स्पोर कोट फॉर्म होगा, एक्सोस्पोरेंजियम एंड कॉर्टेक्स के बीच में स्पोर कोट फॉर्म होगा। जब स्पोर कोट आ जाता है ना बैक्टीरिया के पास, तब मतलब कि स्पोर बन गया। अब ये स्पोर बन गया, स्पोर जर्मिनेट कर देगा, एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म कर देगा। इतना समझ आ गया? सबसे पहले क्या हुआ था? एक्सियल फिलामेंट बनी, उसी के साथ प्रोटोप्लाज्म, जो सेल वॉल थी वो इनवर्ड ग्रो करगी, जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो गया इनटू फोर स्पोर एंड मदर सेल। फोर स्पोर के पास अपनी सेल वॉल है, मदर सेल के पास अपनी सेल वॉल है। फिर मदर सेल ने फोर स्पोर को इनगल्फ किया, जिसके कारण फोर स्पोर के पास दो सेल वॉल्स आ गई, तो कॉर्टेक्स फॉर्मेशन होगी। कॉर्टेक्स के ऊपर एक और लेयर आ जाती है एक्सोस्पोरेंजियम। एक्सोस्पोरेंजियम और कॉर्टेक्स के बीच में एक लेयर आ जाती है जिसको कहते हैं स्पोर कोट। जब तुम्हारे पास स्पोर कोट आ गया, तो तब उसको हम कहेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन हो गया। फिर ये स्पोर फर्दर जर्मिनेट करेगा और एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएगा। आई होप स्पोरुलेशन अब अच्छे से क्लियर हो गई है। अभी हमने इसको अच्छे से, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर अभी हमने पढ़ना है। तो अब तुम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पोरुलेशन होती है ये बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल में कौन से फेज में होती है? तो तुमने याद रखना है, इधर एट द एंड ऑफ द लॉग फेज और एट अर्ली स्टेशनरी फेज, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। इट अकर्स एट द एंड ऑफ लॉग फेज, ये लॉग फेज है, इसके एंड में, या स्टेशनरी फेज की स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ पर। फाइन।
अब हम पढ़ते हैं स्पोर को। स्पोर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को डायग्राम के साथ अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्पोर क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरियल सेल ग्रोज इनवर्ड। ये हमने देख लिया ना, सेल वॉल अंदर को ग्रो की थी, ये सेल वॉल थी अंदर को ग्रो की, तब ये फॉर्म हुआ। एंड फॉर्म अ फोर स्पोर एट द एंड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के एंड में, बीच में, प्रोटोप्लाज्म को बीच में से तो नहीं ना काटा, ये प्रोटोप्लाज्म था, इसके एंड से ये बना है ना। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर। ठीक है, पहले डायग्राम देख लो, फिर तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी। सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए को सराउंड किसने किया है, ये पर्पल कलर वाली जो लेयर है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किसने किया है, इनर मेम्ब्रेन ने। तो ये जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, डीएनए पड़ा था, अंदर कोर है ऑरेंज कलर की, और ये बाहर इनर मेम्ब्रेन है। अब फिर हमने एक पढ़ा, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बस ये ग्रीन कलर वाली क्या है, जर्म सेल वॉल। तो जब फोर स्पोर बन गया था, उस सेल वॉल के ऊपर एक लेयर आ गई थी, वो कौन सी थी, कॉर्टेक्स। तो ये सेल वॉल है, उसके ऊपर जब दूसरी सेल वॉल थी तो कॉर्टेक्स बन जाता था, तो यही वाली क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कहा था एक्सोस्पोरियम आता है या एक्सोस्पोरेंजियम आता है, ये ऑरेंज वाला जो इरेगुलर एजिस वाला है, दिस इज एक्सोस्पोरेंजियम। एक्सोस्पोरेंजियम और जो कॉर्टेक्स है उसके बीच में पिंक कलर वाला क्या है, स्पोर कोट। ये समझ आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर क्लियर है। सबसे अंदर डीएनए होगा, डीएनए को सराउंड किसने किया है, इनर मेम्ब्रेन ने। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली स्पेस को हम कहते हैं कोर। उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के जस्ट ऊपर या सेल वॉल ही क्या है, कॉर्टेक्स है। फिर कॉर्टेक्स के ऊपर स्पोर कोट के ऊपर एक्सोस्पोरेंजियम। अब इसी को एक्सप्लेन किया मैंने, इसको समझ लो। द न्यूक्लियर मटेरियल लाइज इन अ कोर, ठीक है, एंड इज कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। द जर्म सेल वॉल लाइज आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन एंड रिक्वायर्स अ थिक कवरिंग, दैट इज कॉर्टेक्स, ये भी ठीक है। And a thin but tough outer coat which is spore coat, loose covering having a ridges and fold, that is exosporium। ये देखो लूज है, ये ridges and folds में है, तो इसको कहते हैं exosporium। All spores contain large amount of dipicolinic acid with calcium in the central part of the spore। तो ये दो चीजें स्पोर्स के पास प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है टू एडवर्स और एक्सट्रीम इन्वायरमेंटिक कंडीशंस। क्यों, क्योंकि इसके पास डिपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम प्रेजेंट है। अब ये लास्ट टॉपिक है विच इज जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, इट इज ऑपोजिट ऑफ स्पोरुलेशन। क्यों, क्योंकि स्पोरुलेशन में क्या हो रहा था कि एक बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म कर रहा था, पर जर्मिनेशन में क्या है, वो स्पोर दोबारा से बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू द प्रोसेस नोन एज जर्मिनेशन, इसीलिए इट इज ऑपोजिट ऑफ स्पोरुलेशन। इट अकर्स व्हेन द कंडीशन फॉर स्पोर ग्रोथ इज फेवरेबल। जर्मिनेशन तब होगी जब स्पोर ग्रोथ के लिए सारी कंडीशन फेवरेबल है। तो इसको देखो, जब जर्मिनेशन होनी है तो अंदर वाला जो स्पोर है वो स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण जब वो अंदर वाला स्पोर स्वेल हो गया तो बाहर जो ये लेयर है ये इसकी शेडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन होगी, तो ये कंप्लीट जो आगे ग्रो कर जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे इनटू द न्यू बैक्टीरियाज। इसको डिटेल्स में समझ लो। इससे पहले जिस स्पोर ने जर्मिनेट करना है वो एक्टिवेट होगा कि वो जर्मिनेशन परफॉर्म करे। 3 फैक्टर्स हैं जो स्पोर जर्मिनेशन करवाएंगे, टेम्परेचर, पीएच एंड एब्रेशंस। एब्रेशंस मतलब कोई हार्श कंडीशन जब आएगी, तो ये तीनों कंडीशंस के कारण क्या होगा, सबसे पहले स्पोर स्वेल करेगा। जब स्पोर स्वेल कर गया उसके तब क्या होगा, जो कॉर्टेक्स है, जो आउटर लेयर थी, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। कॉर्टेक्स डिसइंटीग्रेट होगी और उसके साथ ये 2 एंजाइम्स, ऑटोलाइसिन एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये 2 एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, वो स्पोर कोट को डिग्रेड कर देंगे, जिसके कारण स्पोर स्वेल हो जाएगा एंड एक सिंगल सेल इमर्ज आउट, जो कि वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये फर्दर जर्मिनेट करके एक कंप्लीट बैक्टीरिया में डेवलप हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। जर्मिनेशन कब होगी, जब सबसे पहले जिस स्पोर ने जर्मिनेट करना है उसकी एक्टिवेशन होगी। कौन से फैक्टर उस स्पोर को एक्टिवेट कराएंगे, टेम्परेचर, पीएच एंड एब्रेशंस। ये तीनों फैक्टर्स मिलके सबसे पहले स्पोर को स्वेल करवाएंगे। स्पोर की स्वेलिंग के कारण कॉर्टेक्स जो लेयर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। उसके अलावा जो ऑटोलाइसिन एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण जो स्पोर कोट है वो डिग्रेड हो जाएगा, स्पोर स्वेल कर जाएगा और एक सिंगल सेल इमर्ज आउट हो जाएगा जो वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और जर्मिनेशन हो जाएगी।